हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद रोहित सहगल व्लॉग्स। अपनी कुर्ती की पेटी बांध लो। आज इस व्लॉग में मैं आपको गाइस वो बात शेयर करने वाला हूँ जो कि बहुत सारे लोग ना अपनी सच्चाई बताने से डरते हैं, घबराते हैं। लेकिन यहाँ पर आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैंने ऐसी कौन सी सबसे बड़ी गलती की थी मुंबई में आकर जिसका पछतावा मुझे आज तक हो रहा है। तो चलो दोस्तों, दिन की शुरुआत करते हैं पॉजिटिव एनर्जी के साथ। अगर आपको कोई भी बात बुरी लगे तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। अब आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जो कि ये सोच रहे हैं कि इस बंदे ने मुंबई में जाके ऐसी कौन सी गलती कर दी, जबकि ये दिल्ली से सीख के गया था। अपने हरियाणा पानीपत में करनाल में जब काम करके गया था, मैं 3-4 साल वहां पे मैं रहकर अच्छे से सीख के गया था हर एक चीज। तो ऐसी कौन सी गलती है जो कि मैंने कर दी? तो यस गाइस, यहाँ पर मैंने जो गलती की है ना, वो गलती गाइस ये है, जैसे कि मैंने पुरानी व्लॉग में बताई थी कि हम लोग ना बेसिकली मुंबई में जाके फेक कास्टिंग डायरेक्टर के जाल में फंस जाते हैं। हमको पता नहीं होता कि कितना रेंट है वहां पे, क्या चीजें, एवरीथिंग कुछ नहीं पता होता। जब इंसान के पास पैसे नहीं होते ना, तो इंसान ना हर जगह पे हाथ पैर मारता है। कहीं ना कहीं से कहीं से पैसा आ जाए, कहीं से कुछ हो जाए। सरवाइव करने के लिए एक एक्टर को पैसा चाहिए। जब तक उसके पास पैसा नहीं होगा तो वो सरवाइव नहीं कर सकता। अब रही बात कि जब मैं मुंबई गया था तो मैं सेविंग करके गया था कि नहीं। गाइस, मेरा मुंबई जाने का ना कोई प्लान नहीं था। मुझे मुंबई लेकर आया था कौन पता है? विनीत, मेरा दोस्त। मैं ये सोच रहा था कि अभी कुछ समय और दिल्ली में रहकर काम किया जाए और कुछ अर्निंग प्रोसेस होना चाहिए और पैसे जमा करके मैं तब जाता। बट गाइस, मेरा दोस्त जो था विनीत, वो बोल रहा था कि मैं जा रहा हूं, तूने चलना है तो चल ले। मैंने कहा ठीक है चलते हैं। अब क्योंकि भाई दिल्ली में जब मैं रहा किसी के साथ तो वो विनीत ही था, विनीत के साथ मैं रहा था। और गाइस जब वो जा रहे तो मैंने कहा चलो भाई मैं भी चलता हूँ, जो होगा देखी जाएगी। तो मैंने बोरी बिस्तरा लपेट के हम दोनों दोस्तों मुंबई के लिए निकल चुके थे। जब हम लोग मुंबई में पहुंचे ना, तब जाके पहले दिन ही हमको पता चला कि भाई यहाँ पे जो रेंट होता है ना, वो नाना करते भी कम से कम भी अगर आप लोग मुंबई से थोड़ा बाहर लोगे, आउटर साइड एक नायगांव अगर लोगे तो 6-6.5 हजार रुपए आपका रेंट होगा। उतनी ही आपकी ब्रोकरेज होगी और सिक्योरिटी आपको चाहिए 20 से 25 हजार रुपए। तो गाइस वो मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी और मैं वापस घर पे नहीं जाना चाहता था। तो मैंने सोचा मैं ना मुंबई में ना एक काम करता हूँ। मैं गया सिर्फ ऑडिशन देने के लिए था कि मैं एज एन एक्टर काम करूंगा। लेकिन गाइस देखो यहाँ पे पैसा इंसान को किस तरह से मारता है। मैंने गाइस वहां पे सबसे पहले ज्वाइन करने की कोशिश की एंटी कास्टिंग कंपनी। मैंने दिल्ली में काम किया था, मोहित खोवाल सर। उनका काम बेसिकली क्या है ना कि एंटी कास्टिंग का जितना काम होता है ना, ऑलमोस्ट मोहित खोवाल सर करते हैं दिल्ली में जो है दी व्हाइट वॉल स्टूडियो। तो मैंने उनसे बात की कि मुझे एंटी कास्टिंग में लगवा दीजिए। तो बात होगी, मैं लग गया। लेकिन वहां से ना मेरे को ना थोड़ा सा वो हो रहा था, लाइक मान लो मैं नायगांव में रहता था, नायगांव से मुझे आराम नगर आना, तो वहां से इतना भर के आता था भाई, कम से कम भी 3 घंटे आना 3 घंटे जाना। तो मेरे लिए ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा था। तो मैंने कहा चलो कुछ मुझे पैसे मिल जाएंगे, जो भी मेरा खर्चा पानी होगा। लेकिन गाइस बहुत ही ज्यादा मेरा टाइम लग रहा था, बहुत चीज हो रही थी, ना खाने का आता पता, ना कुछ दिन दुनिया का आता पता ही नहीं था। मैंने 10 दिन वहां पे ज्वाइन किया, 10 दिन के भी मुझे पैसे नहीं मिले, ना मैंने उनसे मांगे। हाथ पैर मारने लग गया, अरे यार कुछ अर्निंग सोर्स हो जाए, कुछ हो जाए। क्योंकि घर से मैं सिर्फ ना करते भी 7 से 8 हजार ऐसे लाइक समथिंग लेकर आया था। स्टार्टिंग में ही गाइस मेरे को जैसे मान लो 3 मार्च को मैं आया मुंबई और 23 मार्च को दोस्तों मुझे नेटफ्लिक्स की काला पानी सीरीज मिल गई। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी और मुझे ना वहां से मिल रहे थे 15,000 रुपए। मैंने कहा चलो यार 15,000 रुपए का मेरा लैपटॉप की किस्त भी चली जाएगी, मैं सर्वाइव भी कर लूंगा। थोड़ा सा मेरे को कम खर्चे में मेरे को सारी चीजें मैनेज करके चलनी पड़ती। तो मैंने उस चीज को अप्लाई किया, मैंने मैनेज किया और गाइस मैंने ज्वाइन कर लिया काला पानी की नेटफ्लिक्स की सीरीज। वो ज्वाइन करने के बाद उसका मेरा एग्रीमेंट बना था, आई थिंक 6 मंथ का शायद मेरा एग्रीमेंट बना था। लेकिन डिले होता गया तो वहां पे मेरे 1 साल चले गए। एज एन इंटर्न मैंने 1 साल काम किया मुंबई में पैसों के लिए। भाई सिंपल सी बात है, एज एन एडी मैंने सीखा, बहुत सीखा मैंने, बहुत। ठीक है, वो एक प्लस पॉइंट हो गया। लेकिन माइनस पॉइंट क्या हुआ वो मैं आपको बता देता हूँ। वो करने के बाद फिर जैसे मेरा वो प्रोजेक्ट खत्म हुआ, मेरा काम इतना अच्छा उनको लगा, वहां से मुझे शिफ्ट कर दिया गया अमेज़न की सीरीज के लिए गाइस, जो कि मैंने सीरीज की थी दुपहिया। तो दुपहिया में भी मेरे 6-7 महीने चले गए, तो 1.5 साल मेरा इसी में चला गया। दुपहिया में मेरा थोड़ा बजट बढ़ गया था, थोड़े मुझे अच्छे पैसे मिल रहे थे, वही पैसों से मेरी सारी चीजें मैनेज हो रही थी। दुपहिया सीरीज खत्म करते ही मेरे को आना था गाइस घर पे, क्योंकि दिवाली का समय था। मेरा मतलब ऐसा है कि मेरा काम इतना अच्छा था कि बैक टू बैक मुझे काम मिलता गया। फिर वहां से मुझे फोन आ गया, लाइक प्रोडक्शन से मेरे को फोन आ गया। फिर मैंने ज्वाइन की देवा।
सिद्धार्थ रॉय कपूर जो सर है रॉय कपूर फिल्म्स, उनके साथ मैंने फिर देवा की। देवा करते करते गाइस बेसिकली देवा का क्या हो रहा था ना कि बहुत ही लंबा लंबा शेड्यूल चल रहा था, लाइक ब्रेक बहुत थे, बहुत ज्यादा ब्रेक थे। इस वजह से जब भी हम लोग बड़े स्टार कास्ट के साथ काम करते हैं ना तो वहां पे शूट्स बहुत लंबे लंबे तक चलते हैं, वहां पे भी मेरा टाइम इन्वेस्ट हो गया। जैसे ही देवा का शूट हुआ, देवा होल्ड पे चली गई, हमने वो प्रोजेक्ट छोड़ दिया। वो प्रोजेक्ट होने के बाद गाइस मुझे फिर फोन आ गया लाहौर 1947 के लिए, आमिर खान प्रोडक्शन हाउस के साथ। लाहौर 1947 मैंने प्रोजेक्ट ज्वाइन किया आमिर खान प्रोडक्शन हाउस के साथ। वो प्रोजेक्ट करने के साथ साथ गाइस मेरे को ना घर जाना पड़ा अर्जेंट किसी काम से, तो मैं अर्जेंट निकल गया। वो प्रोजेक्ट मुझे बीच में ही छोड़ना पड़ा। 2 साल प्लस मेरा इसमें चला गया एज एन एडी, क्योंकि फाइनेंशियल मेरे को दिक्कत थी, मैं घर वालों से ले नहीं सकता था। सर्वाइव करने के लिए मेरे को चीजों को करना पड़ता था। तो ऐसे ही मेरे साथ दिल्ली में होता था। दिल्ली में मैंने सर्वाइव करने के लिए एज एन प्रोडक्शन में काम किया, एज एन कास्टिंग इंटर्न में काम किया, हाथ पैर मारता रहता था। कभी ना आपके भाई ने गिव अप नहीं किया इतने टाइम में, नहीं तो इंसान ना हिम्मत तोड़कर ना गिव अप कर ही देता है, लेकिन आपके भाई ने गिव अप नहीं किया। मैंने कहा नहीं यार, गिव अप नहीं करना, कुछ भी हो जाए कैसे भी हो जाए, करना है तो करना है, दैट्स इट। तो ये मेरे माइंड में गेम थी और मेरे को करना है तो करना है, तो मैंने किया। अब यहाँ पे अच्छी चीज तो ये होगी मेरे साथ मुंबई जाते हैं कि जिन कॉन्टैक्ट्स के चक्कर में लोग सालों साल निकल जाते हैं लोगों के, वो कॉन्टैक्ट मुझे आते ही मिले और 2 साल में मैं इंडस्ट्री के अंदर फैल गया। आज का दिन मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा गाइस, आज के दिन में जो भी बड़े से बड़े प्रोजेक्ट होते हैं ना, जितनी बड़ी स्टार कास्ट के प्रोजेक्ट होते हैं, सारे के सारे मेरे लिंक में है। कोई किसी बड़े प्रोजेक्ट का एज एन ईडी काम कर रहा होगा, कोई कॉस्ट्यूम में कर रहा होगा, कोई मेकअप में कर रहा होगा, कोई किसी न किसी डिपार्टमेंट में कर ही रहा होगा, क्योंकि इंडस्ट्री हमारी छोटी है, घूम फिर के सारे काम करते रहते हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ी गलती क्या होगी, जैसे कि मैं अपनी व्लॉग्स में बताता हूँ, क्राफ्ट क्या है गाइस, करने का काम है। तो यहाँ पे जब मैंने 2 साल वहां पर दे दिया एज एन एडी, तो मार्केट में ना मेंटेलिटी बन गई कि भाई ये एज एन एडी काम करता है। जब मैं एज एन एडी काम कर रहा था तो एज एन एडी काम करते करते ना मार्केट में मेरा वो इमेज बन गया। जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि इंडस्ट्री में ना बहुत जल्दी इमेज क्रिएट हो जाती है, तो मेरी इमेज क्रिएट होगी कि ये तो एज एन एडी काम करता है, अच्छा काम करता है। अब उसके बाद मुझे बैक टू बैक पता है किसके लिए, जब मैं लाहौर 1947 कर रहा था तब मुझे गाइस द फैमिली मैन सीजन 3 के लिए फोन आया था। स्टार्टिंग से मैं नहीं कर पाया क्योंकि मैं वो कर रहा था। फिर मुझे दोबारा से द फैमिली मैन सीजन 3 के लिए फोन आया था जब प्रोजेक्ट बीच में चल रहा था, और मैंने किया भी है। कुछ दिनों का मैंने शूट किया था, लेकिन वहां पे जो फर्स्ट डे था ना वो थोड़ा सा था, मतलब जो भी चीजें व्हाटएवर बहुत सारी चीजें रहती है, इसीलिए वो प्रोजेक्ट छोड़ना पड़ा, क्योंकि भाई मेंटली बहुत ज्यादा मेरे को टॉर्चर हो रहा था। यहाँ पे अगर कोई एज एन एडी काम करना चाहता हो तो उसको मेंटली फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, तब वो कर पाता है, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। तो गाइज लाहौर 1947 भी मैंने बीच में छोड़ दी। जब मेरे यहाँ पे सारा टाइम चला गया तो मेरे क्राफ्ट पे काम कितना हुआ, 0%, क्योंकि मैं इतना थक जाता था, मैं अपने लिए काम ही नहीं कर पाता था, एक्टिंग पे काम नहीं कर पाता था, ना डिक्शन पे, ना बॉडी लैंग्वेज पे, ना एक्सप्रेशन पे, किसी पे भी काम नहीं कर पाता था, ना मैं प्रोफाइल भेज पाता था, ना ऑडिशन बना पाता था। तो ऐसे मैं काम करता रहा और मैं साथ के साथ ट्राई कर रहा था गाइस कि बेसिकली मैं एज एन एडी कर रहा हूँ तो मुझे भी एज एन एक्टर कुछ काम मिल जाए। अब आप में से कोई मुझे किसी चीज के लिए हायर कर रहा है तो आपने मुझे जिस चीज के लिए हायर किया है आप मुझसे वही काम करवाओगे ना, ये थोड़ी कि आप कोई और काम करवाओगे। तो अगर मुझे एज एन एडी किसी ने हायर किया तो मुझसे एज एन एडी ही काम करवाया जाएगा। एज एन एक्टर आपको रोल मिल जाएगा, लेकिन छोटा मोटा आपको मिलेगा जो कि आप आए और गए। अच्छा रोल करने के लिए आपको एज एन एक्टर ही अप्लाई करना पड़ेगा। ये गलत फहमी है बहुत बड़ी कि लोग सोचते हैं अरे मैं एज एन एडी काम कर लूंगा, कास्टिंग में घुस जाऊंगा तो मुझे भी काम मिल जाएगा, मैं भी काम कर लूंगा। अगर हम लोग कास्टिंग में ज्वाइन करते हैं तो उसमें हम लोग अपना ऑडिशन भेज देते हैं, उसका भी प्रोसेस रहता है भाई, बहुत सारी चीजें होती है। एडी में नहीं कर सकते, एडी में हमको सेट पे बहुत सारी भसड़ रहती है, बहुत कुछ रहता है। तो एडी में गाइस वही है, जिस चीज के लिए आप गए हो वही आपको करना पड़ेगा। तो आपके भाई ने वहां पे शिद्दत से, जी जान से, ट्रस्ट करके बहुत अपनी तरफ से 101% नहीं 200% अपनी तरफ से मैंने दिया है। लेकिन जब बाद में मुझे पता चला कि भाई यहाँ तो वो वाला सीन अपना काम बनता, भाड़ में जा जनता, मेरे को इतना रिग्रेट फील हुआ, इतना मुझे बुरा लगा, इतना मैंने अपने आप को कोसा, मैं रोया। मैं सोच रहा कि भाई मैंने क्या कर दिया, मैं 2 साल मैंने अपने यहाँ पे दे दी, लेकिन आज कोई नहीं पूछ रहा, उस समय भी नहीं पूछ रहा था। तब मुझे पता चला सेट की सीक्रेट्स बातें, तब मुझे सेट की लाइफ पता चली कि क्या है, फिल्म इंडस्ट्री की रियलिटी पता चली। अपना काम निकालने के लिए लोग आपका पैर धो के पानी भी पी जाएंगे, इतना बुरा हाल होता है, इतनी चीज होती है। शूट खत्म होने के बाद आपको कोई नहीं पूछेगा, कोई मतलब नहीं, जैसे पैकअप कब हुआ, छुट्टी भाई, तुम कौन मैं कौन नहीं पता भाई, सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ पे भाई सच बताऊं, मेरे को एक कृष्णा भाई ऐसे मिले थे ना, जो कि भाई उन्होंने मेरा अब तक साथ दे रहे हैं और आगे भी देंगे मुझे पता है, और गाइस उस समय भी दिया, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ। अब ऐसा नहीं है कि अच्छे लोग भी नहीं है, बुरे लोग भी नहीं है भाई, हर जगह अच्छे लोग भी है, बुरे लोग भी है।
तो मेरे को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट लगा, बहुत मैं रोया, बहुत अपने आप को कोसा कि भाई सारी पूरा 2 साल इनको दे दिया मैंने काम करने पे, लेकिन फिर पता चला कि नहीं भाई, कोई किसी का इधर सगा नहीं है, अपना काम होता है फिर साइड हो जाते हैं। फिर मैंने डिसीजन ले लिया भाई, जितना मुझे एज एन ईडी काम करना था कर लिया, जितना सीखना था सीख लिया। अब गाइज मैं एज एन एक्टर ही काम करूंगा। अब एज एन एक्टर काम करने के लिए मैं आ तो गया, लेकिन भाई मार्केट में मेरी वैल्यू क्या बनी है, एज एन ईडी काम करता है, ये एक्टर नहीं है। फिर मुझे अपने आप को गैप देना पड़ा 5-6 महीने का। ये जितने भी आप देखते हो ना इंटरव्यूज में किसी में, अरे लोग बोलते हैं कि अरे हमने एज एन ईडी काम किया था फिर हमको काम मिला, उनका भी गाइज यही प्रोसेस होता है, बीच में गैप लेते हैं फिर उसके बाद जीरो से शुरू करते हैं। तो आपके भाई ने गैप लिया, फिर मैंने ऑडिशंस देना शुरू किया। फिर गाइज जो मेरा क्राफ्ट यहाँ था ना, वो मेरा क्राफ्ट यहाँ आ गया। अब मुझे उस क्राफ्ट को वहां लाने के लिए मुझे दोबारा से उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितनी मैंने मेहनत करके यहाँ पर लेकर आया था। फिर आपके भाई ने दोबारा से हिम्मत नहीं आ रही, मैं मुंबई से खाली करके घर चला गया। फिर मैं मुंबई से दोबारा वापस आया, फिर मैंने व्लॉगिंग शुरू की, आप तक सारी चीजें बताई, चीजें शेयर की, मेरी जर्नी के हिस्से आप भी बने। अभी आपका भाई एज एन एक्टर ही काम करेगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज है, अपने घर पे रहकर ही करूंगा, जीरो से शुरू करना पड़ेगा आपके भाई को। मतलब ये जो मैंने गलती कर दी ना अपनी जिंदगी में फाइनेंशियल को लेके, या फिर मैंने ये सोचा कि अरे मैं एज एन ईडी काम कर लूंगा तो मुझे काम मिल जाएगा, अच्छा मिल जाएगा, वो सारी चीजें गलत निकली, वो सब का सब गलत निकला। बस मिला क्या, निराशा, डिमोटिवेटेड, बहुत सारी चीजें, मेंटली बहुत टॉर्चर हुआ, क्योंकि बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं एज एन ईडी, बहुत कुछ। और यहाँ पे मैं गलत नहीं बोल रहा, मैंने सीखा भी, ऐसा नहीं है कि नहीं सीखा, मैंने बहुत सीखा। लेकिन कहने का मतलब यहाँ पे ये है, अगर इंसान एक्टर बनना चाहता है तो उसको एक्टर ही बनना है। अगर वो कुछ और करेगा ना पैसों के चक्कर में, किसी चीज के चक्कर में, वो गाइस ऐसा है कि वो अंदर अंदर अपने आप को कोसता रहेगा, यार मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है, क्या चीजें चल रही है। ऐसे ही मैं अपने आप को कोसता था कि भाई ये क्या चल रहा है मेरे साथ, मैंने अपनी जिंदगी में इतने एफर्ट्स लगाए, इतना कुछ किया, बहुत कुछ किया, बहुत कुछ। इसीलिए मैं बोलता हूँ, मुंबई में जाओगे तो सेविंग्स लेकर जाना, मुंबई में जाओगे तो सीख कर जाना। अगर आप लोग सीख के जाओगे, जब नॉलेज ही नहीं है, इंसान नहीं जाएगा, चीजें इधर उधर भागता रहेगा, ये करने के चक्कर में, वो करने के चक्कर में, तो बंदा धक्के ही खाएगा। हमेशा मैंने पैसों से मार खाई है, और इसी वजह से मैंने इधर उधर हाथ पैर मारे, इसीलिए मुझे इतना समय लग गया। आप सोचते हो ना कि भाई ये बंदा इतनी मेहनत आज भी कर रहा है, इतनी शिद्दत से, इतनी मेहनत से मोटिवेट होके पूरी, और दूसरे बंदों को भी मोटिवेट कर रहा है। मैं क्यों करता हूँ पता है? क्योंकि मुझे पता है हर एक वो चीज इंसान कर सकता है जो वो करना चाहता है। ये एक बहुत बड़ा सत्य है जो कि मैंने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया हुआ है, अपने ऊपर मैंने चीजें की हुई हैं। लेकिन आज मैं आप सबसे वादा कर रहा हूं, इस साल के एंड तक मैं अपनी जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव लेकर आऊंगा ना, और आप सबको विश्वास हो जाएगा कि हाँ भाई, हर एक चीज की जा सकती है जब वो इंसान यहाँ से सोच ले। मैं सच बोल रहा हूँ, ये जो समय की मार है ना, ये जो मेरे साथ चल रही है ना, जिस दिन समय बदलेगा ना, उस दिन आपका भाई बहुत 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 ऊपर होएगा, बहुत। और ना ही हमारे पूरे खानदान में से कोई बॉलीवुड इंडस्ट्री में है। तब भी ये उम्मीद लगा के बैठा हूं कि आज कुछ होगा, आज कुछ होगा, कल कुछ अच्छा होगा, अभी नहीं होगा, आने वाले समय में होगा। बट अब ये ठान लिया, करना है, करते करते मरेंगे। गिव अप नहीं करना कभी जिंदगी में। जिस इंसान ने इतने धक्के खाए होते हैं ना, उसके ऊपर जो बीतती है तब पता चलता है। ये तो छोड़ो घर के ताने, भाई बाहर के ताने, सबके ताने मिलते हैं, दोस्तों के ताने मिलते हैं। और वो कहने वाली बात है ना गाइस कि एक्टर जो होता है या फिर आर्टिस्ट होता है, वो ऐसे थोड़ी बन जाता है। जब तक कि बहुत सारी चीजें फेस ना करे, बहुत सारी चीजों से गुजरे ना, तब तक वो एक्टर नहीं बनता। और ऊपर वाला ना परीक्षा लेता है कि ये बंदा आगे कुछ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। भगवान ना हमको फिजिकली, मेंटली पूरा टॉर्चर करके पूरा इतना पक्का कर देते हैं ना, आने वाले समय में कोई भी ऐसी मुश्किल बाधाएं आ जाए तो मैं उसको पार कर पाऊं। तो ये चीज अच्छी है, इसको पॉजिटिव लेके मैं जिंदगी में आगे बढ़ता रहा हूं और आगे बढ़ूंगा। दैट्स इट गाइस, और कुछ नहीं बोलना चाहता। मैंने यही गलती की थी तो मुझे लगा आप सबको बताना चाहिए। जब भी आप मुंबई जाओ, सीख के जाओ, फाइनेंशियली थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होके जाओ, करो। वो जमाने चले गए यार, जो पुराने एक्टर बोलते थे कि हमने ये काम किए, ये किया, हमने ये किया, हमने 10-12 साल धक्के खाए। आजकल का वो समय नहीं है। पहले के समय में एक चैनल होता था जो पूरे वर्ल्ड में घूमता था, तो सबके माइंड में छपे गए एक एक्टर। आजकल के समय में हर घर के अंदर हर बच्चा एक वायरल है। हर घर के अंदर कोई ना कोई रील बना रहा है, हर घर के अंदर कोई ना कोई कुछ ना कुछ कंटेंट बना रहा है और व्यूज लेकर आ रहा है, मिलियंस तक भी लेकर आ रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हर जगह कंटेंट क्रिएटर बन गए हैं, हर जगह ओटीटी चैनल आ गए, हर जगह इतने चैनल आ गए कि भाई काम भी बहुत है, लेकिन एक
मास्टर माइंड से आपको चलना पड़ेगा। तो गाइस ये था मेरी जिंदगी का सत्य। इस गलती का मुझे पछतावा है और जिंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे, कुछ ना कुछ होता रहेगा। जो चीज लिखी है ऊपर वाले ने अच्छे लिखा है। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को मैं यही खत्म कर रहा हूँ। गाइस प्लीज लाइक किए बिना मत जाना और कमेंट सेक्शन में अपना प्यार देके मेरा हौसला जरूर बढ़ाना, कभी मेरा हौसला ना गिर जाए। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा मेरे को सपोर्ट करना। और मैं अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहता हूँ, कैसे भी करूंगा कैसे नहीं करूंगा मुझे नहीं पता, लेकिन अपनी जिंदगी में इतना तो बड़ा कुछ करूंगा ही करूंगा कि भाई कुछ ना कुछ तो होगा, डेफिनेटली कुछ ना कुछ होगा। ऊपर वाला जो करता है ना वो अच्छा ही करता है। ठीक है गाइस, इस वीडियो को मैं इधर ही खत्म कर रहा हूँ। गाइस प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट किए बिना मत जाना। बाय बाय गाइस।